हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश। स्वागत करता हूँ आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए सिलेबस। जी हाँ गाइज कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए क्लास 10th का यूपी बोर्ड का सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है, और 2022 के सिलेबस से हम कंपेयर करेंगे। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। और देखिए अगले दिन से यानी कल या परसों से, ठीक है, मैं चैप्टर वाइज आपका मैथ का एक एक चैप्टर एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मैथ पढ़ना है, ठीक है, चैप्टर वाइज। देखिए अगर हम बात करें 2022 का सिलेबस, ठीक है, 2022 का सिलेबस और 2023 का सिलेबस की दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले तो देखिए जो आपकी मैथ की एनसीईआरटी बुक है, आप तो उसे जानते होंगे, आपके पास भी होगी एनसीईआरटी की मैथ की बुक, ठीक है। तो जो 2022 का जो सिलेबस था यूपी बोर्ड का, उसमें क्या था कि कोविड के कारण 30% कम कर दिया गया था सिलेबस। 30% कम करने का मतलब कि देखिए जैसे वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर है, तो इसमें से मान लीजिए कोई एक प्रश्नावली को ख़त्म कर दिया गया था, यानी हटा दिया गया। तो ऐसे ऐसे कर कर सभी प्रश्नावली से थोड़ी थोड़ी चीज़ें कम कर दी गई थी और 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया था कोविड के कारण। लेकिन जो 2023 का बोर्ड एग्जाम होगा, मैं बता दूं पहले ही, उसके लिए 0% भी सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है, यानी थोड़ा भी सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है। आपको एक एक चीज़ें, एक एक लेसन के एक एक एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब तो आपको क्लियर हो गया कि 2022 और 2023 के सिलेबस में अंतर क्या था। 2022 में 30% सिलेबस कम हुआ था, लेकिन 2023 में 1% भी सिलेबस कम नहीं हुआ है, ठीक है। और सिलेबस क्या रहने वाला है तो देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो चैप्टर है आपका एनसीईआरटी का, आप जानते होंगे रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर है। और उसमें आप एक्सरसाइज 1, इसमें देखिए आपको 4 एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। तो देखिए फर्स्ट में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, ये एक्सरसाइज 1.1 में। उसके बाद हम लोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। उसी प्रकार एक्सरसाइज 1.3 में अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, यानी देखिए इसमें हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें से क्वेश्चन आपका मतलब एक क्वेश्चन निश्चित है, बनता ही बनता है। जैसे हमें देखिए √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या इसे सिद्ध करना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन इस 1.3 एक्सरसाइज में मिलेगा, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है, आपके एग्जाम की दृष्टि से हर साल आता है। और उसके बाद 1.4 में परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो इस तरह ये रियल नंबर होगा, इसके 4 ये प्रश्नावलियाँ होंगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला देखिए अगला चैप्टर जो होगा वो होगा पॉलिनोमियल यानी बहुपद। और देखिए इसमें भी आपकी 4 प्रश्नावलियाँ हैं, देख सकते हैं 1, 2, 3, 4। लेकिन देखिए जो ये चौथी प्रश्नावली है ये क्या ऐच्छिक लिखा है, मतलब ये एक ऐच्छिक प्रश्नावली है। मेन आपकी यही 3, इसमें बहुपद में ये 3 मेन प्रश्नावलियाँ हैं, ठीक है, इन्हीं से आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल आएगा। ये चौथी प्रश्नावली मतलब ऐसे ही आपका ऐच्छिक दिया, मतलब इन तीनों प्रश्नावलियों से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन होंगे और कुछ मतलब एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे इस प्रश्नावली में। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको हम देखेंगे, पढ़ेंगे या छोड़ भी देंगे, वो टाइम पे डिपेंड करेगा या आप लोगों के रिस्पॉन्स पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तीसरा आपका चैप्टर होगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ये मज़ेदार आपका चैप्टर होने वाला है। और इसमें देखिए आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 प्रश्नावलियाँ होने वाली है, जिसमें ये 7वीं तो आपकी ऐच्छिक होने वाली, तो इसे हम छोड़ देते हैं। मेन आपकी 6 प्रश्नावली हैं, ठीक है। और इसमें प्रश्नावली 3.3 और 3.4 और 3.5 में ये देखिए समीकरण को, रैखिक समीकरण इनको हल करने की 3 बीजगणितीय विधियाँ काफ़ी मतलब प्रसिद्ध हैं। और इन तीनों से एक सवाल तो निश्चित है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। जैसे आपके देखिए 3.3 में यानी फर्स्ट जो विधि होती है बीजगणितीय विधि द्वारा रैखिक समीकरण इनको हल करना, वो होती है प्रतिस्थापन विधि, आप लोग देख सकते हैं ये। और उसके बाद विलोपन विधि और उसके बाद तीसरी होती है वज्रगुणा विधि। तो देखिए इन तीनों विधियों को भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए हम आगे चलते, अगला चैप्टर आ जाता है चौथा चैप्टर, आप देख सकते हैं चौथा चैप्टर आपका हो जाता है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें भी देखिए आपके 4 एक्सरसाइज यानी 4 प्रश्नावलियाँ हैं, ठीक है।
और इसके फर्स्ट एक्सरसाइज में द्विघात समीकरण के हम बारे में मतलब पूरी डिटेल में जाएंगे कि द्विघात समीकरण होती क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद 4.2 में गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण ज्ञात करना या द्विघात समीकरण हल करना, ठीक है। उसके बाद 4.3 में द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। और चौथे में हम देखेंगे मूलों की प्रकृति। ये देखिए मूलों की प्रकृति क्या होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको जब हम पढ़ेंगे तो आप इसकी महत्वता को समझिएगा। और ये कई सारे मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाइक अगर आप आगे चलकर एयरफोर्स का एग्जाम देते तो उसमें इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए तो इस चीज़ को हम अब साइड करते हैं। हम लोग का चौथा चैप्टर तक हो गया। पांचवा चैप्टर आप देख सकते हैं यार, पांचवा चैप्टर यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है, समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है, ठीक है। और इसमें भी 3 आपकी प्रश्नावलियाँ हैं, जिसमें 5.1 यानी इसमें हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में इनिशियल लेवल पे इसकी भूमिका देखेंगे, इसको मतलब डिस्कस करेंगे कि समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन क्या होता है। देखिए समांतर श्रेणी का मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, और इसको शार्ट में हम एपी से दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ वही एपी से यहाँ 5.2 में यहाँ दर्शाया हुआ है कि एपी का एनवा पद यानी एपी का एनवें पद के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद 5.3 में एपी के प्रथम पदों का योग से रिलेटेड हम फार्मूला पढ़ेंगे और मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे। ये तीनों प्रश्नावली काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका 6वां चैप्टर त्रिभुज है, और त्रिभुज से रिलेटेड देखिए 5 आपके चैप्टर होंगे। पांचों चैप्टर को हम अच्छे से एक एक कर डिस्कस करेंगे। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति आप देख सकते हैं यहाँ 7वां चैप्टर आपका आ जाता है। और इसमें देखिए सबसे पहली प्रश्नावली में दूरी सूत्र, सेकंड प्रश्नावली में विभाजन सूत्र यानी डिवीजन फार्मूला, ठीक है। उसके बाद एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक अलग ही फार्मूला इसमें हम डिस्कस करेंगे, वो हम चैप्टर पढ़ेंगे तब जानेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला चैप्टर हम लोग का आ जाता है त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोणमिति का परिचय 8वां चैप्टर, और इसमें 4 प्रश्नावली है। इसमें हम त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में, उसके अलावा और भी बहुत सारी त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं के बारे में, पूरक और कोटिपूरक और बहुत सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो हम आएंगे तो पढ़ेंगे इस लेसन को, काफ़ी मज़ेदार लेसन होगा, बहुत सारी ट्रिक भी इसमें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए अभी के लिए आगे चलते हैं। अगला चैप्टर आपका 9वां चैप्टर होगा, और इसमें 9वां चैप्टर में देखिए एक्चुअली ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी यही त्रिकोणमिति का ही चैप्टर है, उसका एक अलग से चैप्टर बना दिया गया त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। इसमें ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, एक मकान को देख रहा है और उसके आंखों पे 30 अंश का कोण बन रहा है, और यहाँ से इतनी दूरी कुछ ये दूरी है, तो इसकी मतलब मकान की ऊंचाई क्या होगी, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो ये भी काफ़ी मतलब मस्त लेसन है, ठीक है। चलिए तो 9वां चैप्टर में यही एक प्रश्नावली होगी, और इसको हम अच्छे से डील करेंगे। एक क्वेश्चन बड़ा वाला क्वेश्चन लगभग शायद 4 नंबर में क्वेश्चन इस प्रश्नावली से आपकी बोर्ड एग्जाम में बनता ही बनता है, ठीक है। उसके बाद वृत्त यानी सर्कल से रिलेटेड आप देख लीजिए, यहाँ 2 प्रश्नावलियाँ हैं। वृत्त की स्पर्श रेखाएं यानी स्पर्श रेखाएं क्या होती है वृत्त की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक बिंदु से एक वृत्त स्पर्श रेखाओं की संख्या, ठीक है, एक बिंदु से एक वृत्त स्पर्श रेखाओं की संख्या, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे स्पर्श रेखा क्या होती है, जैसे कि ये वृत्त है, इसको छूकर जाने वाली रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा। तो इसके बारे में, इसके गुणों के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्किल में, ओके। ये 10वां लेसन हो गया। उसके बाद हम चलिए आगे चलते हैं। 10वें लेसन के बाद देखिए 11वां लेसन आपके रचनाओं से संबंधित होंगी, और इसमें हम रेखाखंड का विभाजन समझेंगे और किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करेंगे, ओके। उसके बाद देखिए 12वां लेसन आता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरिया के बारे में, ठीक है। वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल की एक समीक्षा, यानी इसमें हम वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग का इसमें त्रिज्यखंड और वृत्तखंड को भी देखेंगे कि त्रिज्यखंड क्या होता है और वृत्तखंड क्या होता है। उसके बाद समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल, यानी इसमें कई प्रकार की आकृतियाँ होंगी, एक दूसरे से जुड़ी होंगी, और उनके क्षेत्रफल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे 12.3 में, ओके। प्रश्नावली 12.3 में। उसके बाद हम लोग का 12वें के बाद 13वां चैप्टर आ जाता है, और 13वां चैप्टर में हम देखेंगे, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में डिस्कस करेंगे। और देखिए यहाँ 13.2 में ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे, ओके। यहाँ देखिए ठोसों के संयोजन का आयतन पढ़ेंगे, और एक ठोस एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण भी हम पढ़ेंगे, और शंकु का छिन्नक यानी शंकु के बारे में भी इसमें डिस्कस
करेंगे। तो ये हो गया आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी प्रश्नावली 13। उसके बाद प्रश्नावली 14 आज की आ जाती है और इस 14 नंबर में देखिए हम संख्यांकी के बारे में पढ़ेंगे, बहुलक पढ़ेंगे, माध्यिका क्या होती है और भी कई सारे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकाले, बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस संख्यांकी इससे भी रिलेटेड आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ऐसे तो हर चैप्टर से मतलब क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और उनमें से काफ़ी ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग जब एक एक चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो मैं आपको एक एक चीज़ें अच्छे से मतलब डिटेल में बताता चलूँगा कि किस पे आपको कितना फोकस करना है। ऐसा तो देखिए अगर आप एक एक चैप्टर एकदम अच्छे से पढ़ते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, आगे के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता पढ़ेंगे और ये आपका अंतिम चैप्टर होगा। इसमें आपका मतलब 2 प्रश्नावलियाँ हैं, मेनतः एक ही केवल प्रश्नावली है और एक ऐच्छिक है। तो देखेंगे हम ऐच्छिक पढ़ेंगे या आप नहीं पढ़ेंगे वो टाइम पे डिपेंड करेगा। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे मैथ के ये 15 चैप्टर हैं और एक भी चैप्टर से एक भी प्रश्नावली इस बार कम नहीं की गई है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी आपको फुल सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में रहने देते इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।